नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल का झूठ फिर हुआ बेनकाब। शिक्षक संघ ने कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने की बात बताई झूठी। कहा केजरीवाल लोगों को कर रहे गुमराह। नवाब मलिक और महाराष्ट्र सरकार की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने फिर कसा शिकंजा, मांगे प्रॉपर्टी के दस्तावेज और लेन देन की जानकारी। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के बीच टीएमसी विधायक की खुली धमकी। कहा वोट देने न जाएं बीजेपी के वोटर्स, नहीं तो खुद तय कर लें कहां रहेंगे। योगी सरकार एक्शन में। आजम खान के गढ़ रामपुर में चलेगा योगी का बुलडोजर, तो वहीं आजम खान को नहीं मिली जमानत। शपथ ग्रहण पर लगा ग्रहण। कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान की नई चाल। पंजाब प्रांत के सीएम की दी कुर्बानी, विपक्ष को बैठाया कुर्सी पर। आज की पहली खबर केजरीवाल के बेनकाब हुए झूठ पर। कश्मीरी पंडित शिक्षक संघ ने केजरीवाल पर सबसे बड़ा खुलासा किया है। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार ने कश्मीर के प्रवासी शिक्षकों की सेवा नियमित की है, जिसके बाद केजरीवाल के इस दावे पर कश्मीरी पंडित शिक्षक संघ ने बयान दिया और दावा किया कि केजरीवाल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उनके नियमित होने में बाधा डालने की कोशिश की थी। हाईकोर्ट के नियमितीकरण के आदेश को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी थी, जिस याचिका को खारिज कर दिया गया था। कश्मीरी पंडितों ने केजरीवाल का डबल चेहरा सामने ला दिया है और खुद केजरीवाल का झूठ भी सबके सामने आ चुका है। यहां तक कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड की ओर से बयान जारी करके केजरीवाल के बयान की निंदा भी की गई है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल का झूठ फिर से बेनकाब हुआ है। एक और झूठ। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल 5 सेंटेंस कहता है, उसमें 3 सरासर सफेद झूठ होता है। इसने कह दिया कि हमने तो कश्मीरी पंडितों को टीचर में हमने बहाली की संख्या भी बता दिया। इसको लगा कि टेलीविजन चैनलों को जो पैसे दे रखे हैं कोई काउंटर सवाल नहीं पूछेगा, और काउंटर सवाल पूछा भी नहीं गया। इंटरव्यू बिल्कुल पीआर एक्सरसाइज की तरह किया गया। लेकिन खैर, ये हिंदुस्तान की राजनीति का भी एक चरित्र हो गया है कि मीडिया मैनेज करके आप झूठ को सच और सच को झूठ बना दो। लेकिन ये ज़माना सोशल मीडिया का है। इस इंटरव्यू के घंटे बाद ही सारी पोल पट्टी इसकी खुल गई जी। ये मसला किस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले के बाद लटका रहा। केजरीवाल कश्मीरी पंडितों को बहाल नहीं करते रहे। सिर्फ बहाल ही नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और जब सुप्रीम कोर्ट से डंडा पड़ा तब जाकर के इसने उन टीचरों की बहाली की, उसको रेगुलराइज किया। अब जब से यह मसला फंसा है कि फिल्म झूठी है, मैं बार बार कह रहा हूं, केजरीवाल से ऐसी गलती हुई है जो उसके राजनीतिक जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं छूटेगा। केजरीवाल को यह बताना पड़ जाएगा। और देखिए किस तरह से घिघी बन जाती है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को टेलीविजन चैनल के ऊपर, जब उनसे पूछा जाता है कि किस हिसाब से तुमने ये नील बटा सन्नाटा, तो पता नहीं कौन कौन सी मूवी, सांड की आंख, उसको तुमने टैक्स फ्री कर दिया, और तुमने इस पूरी कश्मीरी पंडित पे हुए अत्याचार को आपने झूठ बता दिया। जिस तरीके से 24 लोगों की हत्या हुई झूठ है, जिस तरह से वहां पे मस्जिदों से घोषणाएं हुई, जिस तरह के नारे लगे, वो सब झूठ है। वो झूठ इसलिए कह रहा था केजरीवाल क्योंकि ये केजरीवाल तो वही है जो कश्मीरी आतंकी के बरसी पे जेएनयू के अंदर ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए थे। उस उमर खालिद और तमाम उस तरह के लोगों के ऊपर जो केसेस फाइल होने थे,
दस्तखत इसने नहीं किए। तो ये तो उनके साथ ही खड़ा है, जो कट्टरपंथी हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनके साथ ही खड़ा है। इसलिए इससे सच की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। जो लोग केजरीवाल का समर्थन करते हैं उनको अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए कि क्या हालत दिमागी तौर पे केजरीवाल ने इनकी कर दी है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ केजरीवाल का झूठ सबके सामने आ गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद नवाब मलिक और उनके परिवार की प्रॉपर्टी की जांच ईडी करेगा। इसके लिए ईडी ने मुंबई उपनगर के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर मलिक परिवार के नाम पर दर्ज सभी प्रॉपर्टीज के कागजात मांगे हैं। इस पत्र में नवाब मलिक, उनकी पत्नी महजबीन और बेटे फराज मलिक के नाम पर दर्ज सभी प्रॉपर्टीज के कागजात मुहैया कराने की मांग ईडी ने की है, जिसमें 6 फ्लैट्स का ब्यौरा मांगा गया है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक की प्रॉपर्टीज की जो जानकारी ईडी ने मांगी है, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को डरने वाली बात लगती है कि नहीं? देखिए, नवाब मलिक के ऊपर ये जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे पहले, जब तक वो जेल नहीं गए थे, ये लगातार वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो केस मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते रखने का आरोप है, जेल के अंदर हैं। 300 करोड़ की ज़मीन 5 लाख रुपए में हड़प ली। ये ज़मीन हड़पने का काम था जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब 6 फ्लैट्स के बारे में पता चला ईडी को, और ये 6 फ्लैट्स में 2 फ्लैट नवाब मलिक के बेटे के नाम है और 4 उनकी पत्नी के नाम है। ईडी इसलिए सारी जानकारियां उठा रही हैं क्योंकि ईडी के पास कुछ इस तरह की जानकारी मिली है कि ये जो लेन देन हुआ है ये संदिग्ध है। अब ये फ्लैट्स कब्जे की है, इसमें दाऊद गैंग का क्या रोल है, अंडरवर्ल्ड का क्या रोल है, क्या जिस हिसाब से यहाँ पे धोखाधड़ी से ज़मीन हड़पी गई, क्या वो सारी चीज़ें इन फ्लैट्स के साथ भी हुई है? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और अगर इसमें भी दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन निकलता है तो सवाल अब नवाब मलिक से नहीं पूछा जाएगा, सवाल उद्धव ठाकरे से पूछा जाएगा कि आप जो आगे बढ़ चढ़कर एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जिनका रिश्ता अंडरवर्ल्ड डॉन से है, जिसने मुंबई में धमाके करवाए थे, तो ये तो राजनीतिक सवाल ऐसा हो जाएगा कि अघाड़ी सरकार की बोलती बंद हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ महाराष्ट्र सरकार की मुसीबतें नवाब मलिक ने बढ़ा दी हैं, तो वहीं बंगाल में भी माहौल काफी गर्म है। रोज विवादित बयान सामने आ रहे हैं। अब टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बीजेपी समर्थकों को खुलेआम धमकी दी है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बीजेपी के कट्टर वोटर्स को धमकी दे रहे हैं कि कट्टर भाजपा समर्थक हैं, उन्हें डराएं धमकाएं, उनसे कहें कि वो लोग वोट देने न जाएं। अगर वो वोट देने जाते हैं तो उसके बाद वो लोग कहां रहेंगे खुद तय कर लें, और अगर वोट देने नहीं जाते हैं तो हम समझेंगे कि हमारे समर्थन में हैं। जिसके बाद बीजेपी ने एक्शन लिया और चुनाव आयोग से मुलाकात की। डॉक्टर साहब, टीएमसी खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आई है। ये खुलेआम नहीं है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मीडिया के सामने ये गुंडों की भाषा बोल रहा है। अब तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दुनिया के किसी भी सिविलाइज्ड देश में इस तरह की बातें कोई उद्दंड नेता करे, उसको तो पुलिस उठाकर अब तक ले गई होती। आप डेमोक्रेसी में जनता को इस तरह की धमकी देने का हिमाकत रखते हैं? किसके इशारे पे, किसके हिसाब पे, किसके बल पे? ये ममता बनर्जी करवाती हैं। ममता बनर्जी की राजनीति एक ऐसा वायरस है जो बंगाल के बाहर, बंगाल के लोग तो आदी हो चुके हैं इसके, वहां से कुछ उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ये वायरस देश के बाहर चला गया, बंगाल के बाहर देश में फैल गया, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो घर से बाहर मत निकलना, अगर बाहर निकले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, तुमको तंग किया जाएगा, तुमको परेशान किया जाएगा, और फिर ये तय कर लेना तुमको इस इलाके में रहना है या नहीं रहना है। खुले रूप से ये कहा जा रहा है, जो कश्मीर में हो रहा था ना, किस तरह से हिंदुओं को मार के भगाया गया, वहां मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रहा था या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया जा रहा है।
वोट देने अगर नहीं गए तो हम समझ लेंगे कि तुम सुधर गए, फिर अपना जैसे जी करता है आप रहो, नौकरी करो, घर चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन हमारे खिलाफ अगर वोट दोगे तो तुम्हारी हालत वही होगी जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई। यही बात तो हो रहा है। बीजेपी को तो पूरे बंगाल में चक्का जाम कर देना चाहिए। इस सरकार को चलने का कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। ये लोग पहुंचे ही इलेक्शन कमीशन, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला। अगर इस तरह की उद्दंडता, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वो कंटिन्यू रहता है तो इसका मतलब साफ है कि इलेक्शन कमीशन, देश की सरकार, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के क्रिमिनल्स को राजनीति में बढ़ावा देने का काम कर रही है। दिस मस्ट स्टॉप। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जंगल राज है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी बाबा की सरकार ने तहलका मचा रखा है और यूपी के अपराधियों और माफियाओं पर एक्शन में है। सबसे ज्यादा सख्ती से आजम खान से निपटा जा रहा है। आजम के शस्त्र लाइसेंस को पहले निरस्त किया गया और अब दूसरी कार्रवाई के लिए योगी का बुलडोजर तैयार है। अब रामपुर में राजस्व विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर अवैध कब्जे चिन्हित करेंगी और उसके बाद बुलडोजर के जरिए इन अवैध निर्माण को ढहाया जाएगा। और ये इलाका आजम खान का माना जाता है तो वहीं राजनीति पर भी ब्रेक लगता नजर आ रहा है क्योंकि जमानत मिली नहीं है और शपथ ग्रहण पर भी ग्रहण लग चुका है। डॉक्टर साहब, आजम खान को डबल डोज दिया गया है। देखिए, ये तो सिलसिला जारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता ने इन्हीं कामों के लिए वोट दिया है। ये हर जगह बुलडोजर जो दिख रहा था, बुलडोजर की वजह से योगी आदित्यनाथ जीते हैं। तो ये तो नई सरकार का, योगी आदित्यनाथ का कर्तव्य है कि जन भावना का सम्मान करते हुए उन तमाम माफिया, उन तमाम बाहुबली, उस तरह के नेताओं जिन्होंने सरकारी ज़मीन या गरीबों की ज़मीन को कब्जा कर रखा है, उस पर महल बना रखे हैं इन लोगों ने, उस पर तो बुलडोजर चलना लाजमी है। ये आजम खान ये खुश हो रहे होंगे कि चलो जमानत नहीं मिली शपथ पथ के जाने के लिए, लखनऊ जाने नहीं दिया गया, पता नहीं बीच में सड़क दुर्घटना कोई हो जाए। क्योंकि एक खबर आई कि अंसारी साहब को ले जाया जा रहा था लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी करने, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। अब समझिए कितनी दिल की धड़कनें भर गई होगी कि भाई कहीं दूसरा कांड ना हो जाए। यहाँ पे अपराधियों में, बाहुबलियों में, माफिया के अंदर खौफ शासन प्रशासन और पुलिस का होना अनिवार्य है। अदरवाइज इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है तो एनार्की होती है। योगी आदित्यनाथ जो ये काम करते हैं उसके पीछे जनता का 100% समर्थन होता है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान पीएम इमरान खान की कुर्सी पर लटक रही तलवार पर। पाकिस्तान की सियासत के लिए ये हफ्ता बेहद अहम है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस 31 मार्च को होगी। इसके बाद वोटिंग होगी। प्रस्ताव पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। विपक्ष के पास 210 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। बहुमत का आंकड़ा 172 है जो इमरान खान के पास नहीं है। इसीलिए इमरान खान ने पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपनी पार्टी के नेता को हटाकर सहयोगी दल को बैठा दिया है। अब पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री परवेज इलाही होंगे। इमरान खान ने सहयोगी पार्टी पीएमएल-क्यू को विपक्ष के पाले में जाने से रोकने के लिए उसे पंजाब प्रांत के सीएम का पद परोसकर मुकाबले में अपना आखिरी पत्ता भी खेल लिया है। डॉक्टर साहब, इमरान खान के इस पैतरे से कोई फायदा होने वाला है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान में होता वही है जो आर्मी चाहती है। आर्मी इमरान खान को नहीं चाहती, सीधी सी बात है। और अब तो वोटिंग होना है। वोटिंग 3-4 दिन के अंदर होने वाला है जी। वोटिंग की प्रक्रिया भी बहुत अजीबोगरीब है पाकिस्तान की। हिंदुस्तान में तो लोग बटन दबा के कर लेते हैं, वहाँ अजीबोगरीब तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। पहले हॉल खाली करा लिया जाता है, फिर उसके बाद घंटा बजाया जाता है, सारे विधायक, सारे सांसद अंदर आ जाएंगे और 2 दरवाजे दिए जाते हैं, समर्थन वाला इधर और विरोध करने वाला उधर, और वो अपनी पर्चियाँ देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जी। हॉल खाली,
फिर होती है काउंटिंग, और काउंटिंग के बाद फिर सबको बुलाया जाता है, फिर ये बताया जाता है। वो घंटे की जो आवाज़ है ना, वो इमरान खान के कान में अभी से गूंजना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये पैतरेबाजी जो उन्होंने पंजाब में किया, इसका असर शायद ही नेशनल असेंबली के अंदर हो, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि उनके अपने लोगों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ नहीं है। जब आपके मंत्रिमंडल के मंत्री अचानक से गायब हो जाएं, उनका पता न चले कि वो कहाँ चले गए, कहाँ छिप गए, जब आपके सहयोगी दल बाकायदा घोषणा कर रहे हो कि हम इमरान के साथ नहीं हैं, और जब ये मालूम चल जाता है आपकी पार्टी के नेताओं को कि आपके साथ रहने से वो अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो ऐसे में डूबते हुए नाव जहाज में जो चूहे होते हैं वो भाग जाते हैं। कल इमरान खान ने विपक्षी नेताओं को चूहा कहा था, आज अपने चूहों को पकड़ने में पूरी तरीके से व्यस्त है इमरान खान। लेकिन होगा वही जो वहाँ की आर्मी ने तय कर दिया है कि दे डोंट वांट टू सी इमरान खान एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दैट्स ऑल। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।